इस वाली डेरिवेशन में मैं रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस के बारे में वो करूँगा, मतलब उसका डेरिवेशन करूँगा। ठीक है, चलो शुरू करता हूँ ये डेरिवेशन। तो यहाँ पे क्या है, एक इधर एक मीडियम है N1, N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये N1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका। और ये एक रेयरर मीडियम है। ठीक है, इधर एक मीडियम है N2, ये डेंसर मीडियम है और इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब वो स्नेल्स लॉ में नहीं यूज़ होता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। तो ये इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो यही वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ये वाला कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब करना क्या चाह रहे हैं, इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। ये देखो, ये है पानी का ग्लास। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया गया, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रेज है, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है, हमें ये पता है। तो ये ऐसे गई 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 और अंदर जाके ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो हमें यही कहना चाह रहे हैं कि अंदर जाके जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला निकालो कि कैसे रिफ्रैक्ट होगी, क्या रिफ्रैक्ट होगी, मतलब उसके ऊपर एक फॉर्मूला टाइप निकालो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेंस मेकर में भी यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो शुरू करता हूँ मैं ये वाली वीडियो। मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे U, इसका डिस्टेंस है कुछ A और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गया, क्योंकि अब ये रेयरर टू डेंसर है, रेयरर टू डेंसर, सो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। और डेंसर टू रेयरर होगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे ये मान लो ये हो रही है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे ये आई ऐसा बना, सो टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब ऐसे इसकी तरफ आर यहाँ पे बन गया। और अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे आर ऐसे बन गया, ये आई है और ये आर है। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हुई, क्लियर हुई। रेयरर डेंसर कर करके मेरे मुंह से भी क्लियरर निकल रहा है, छोड़ो। तो फिर देखो, यहाँ से एक नॉर्मल जा रहा है अपना, ये अपना नॉर्मल है, ये उसके अगेंस्ट एंगल क्या बन रहा है, आई। तो फिर उसके ऐसे मतलब क्या एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल बन जाएगा आर, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ ये। ठीक है, बात सही है। ये इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूँ C, इसको मैं लिख लेता हूँ D और इसको मैं लिख लेता हूँ F। ठीक है, सब क्लियर है, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। और इसको मैं इसको मैं D कर देता हूँ, इसको मैं C कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा। मतलब वो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, पर फिर से समझा देता हूँ। ये एक स्पेरिकल सरफेस है। अब कई सारे लोगों के क्वेश्चन में दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में दिमाग नहीं आएगा। ऐसे ये देखो, ये पानी है, ये पानी तो हमें सीधा लग रहा है, इधर यहाँ पे स्पेरिकल क्यों ले रहे हैं, सीधा ऐसे सीधी लाइन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये जो पानी है ना, ये भी सीधी लाइन नहीं है, ये ऐसी है थोड़ी। और ऐसा किसकी वजह से, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसी है थोड़ी। ऐसा किसकी वजह से, लेकिन ऐसा होता है सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सो ये बहुत आइडियल वो है, मतलब ये एयर हो सकती है और इधर ऑयल हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गैस मतलब डेंसर गैस, और हाँ पानी का तो एग्जांपल दिया ही था। पर ये इसका स्पेरिकल, ये लिक्विड्स के लिए बहुत आइडियल वो है इक्वेशन, क्योंकि मतलब वो वहाँ पे लिक्विड्स आर, वो सरफेस टेंशन दिखाते। सरफेस टेंशन ना पता हो तो वो 10th में था, देख लेना ही गूगल में, वरना मैंने उस पर भी एक डेरिवेशन बनाई थी, ढूंढनी पड़ेगी। चलो ये बकवास छोड़ता हूँ,
और हाँ, वो मैं बता रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक स्पेरिकल सरफेस है तो हमेशा जो भी इसका आर होगा ना, आर डिस्टेंस होगा, उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलूँगा। और हमेशा नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू होगी, चाहे ये ग्लास का स्पेरिकल हो या फिर ऑयल का हो या फिर ये पानी का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, पर हमेशा ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल, नॉर्मल जो है वो नॉर्मल 90 डिग्री ऐसे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इन अ स्पेरिकल वो सरफेस। ओके, ये बात अपनी क्लियर हुई। तो ये क्या होगा, सिंपली रेडियस होगा उसका आर। ये बड़ा आर लिख लेता हूँ क्योंकि बुक में बड़ा आर यूज़ किया है। और फिर यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है तो इसको मैं वी लिख लेता हूँ यहाँ पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है। अब इसकी डेरिवेशन पे मेन पे जाते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, tan एंगल DAB, इसको मैं लिख लेता हूँ K, एंगल K। tan एट एंगल K क्या होगा, अपोजिट DB अपॉन एडजेसेंट AB। ठीक है, अब फिर एक और एंगल लेता हूँ मैं इधर, एंगल DBC। ओके, वैसे ये जो ये है ना कर्व, ये बहुत थिन है तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ना सेम है, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट में इतना डिफरेंस नहीं है, निग्लेक्टेबल डिफरेंस है। सो इस पॉइंट को मैं सेम कंसिडर कर रहा हूँ। ये बात बतानी थी बस मुझे। उसके अलावा चलो कंटिन्यू करते हैं। ये एंगल हो गया P, ठीक है। tan P इज इक्वल टू DB अगेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है, BC। ओके, अब एक और tan लेना है हमें एंगल, tan ऑफ U लिख लेता हूँ। tan ऑफ U की वैल्यू क्या है, फिर से यहाँ पे DB अपॉन ये क्या है, BF। वैसे इस वाले में देखें तो ये नेगेटिव साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और राइट हैंड साइड हमेशा वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, ये हमें पता है। तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए थे, पर ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो सेम बात है, ऐसे बोलें या वैसे बोलें। इस साइड पॉजिटिव होता है, मतलब वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से कि हमें इक्वेशन में हेल्प मिले। ओके, अब एंगल K प्लस U इज इक्वल टू एंगल, ये जो भी इसको बोल दूं X, एंगल X, एंड बाय एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला X इज इक्वल टू I, ये जो I है यहाँ पे अपना, सो K प्लस U इज इक्वल टू I। ठीक है, अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा, ये जो एंगल्स है ना ये बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्केल में है। तो मतलब ये जो एंगल K U ये सब मैंने जो लिए है ना, U यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मुझे U, क्योंकि ये डिस्टेंस भी है ना, इमेज डिस्टेंस। सो यहाँ पे Z लेता हूँ, ये एंगल मैंने Z कर दिया। तो ये जब मैंने एंगल Z लिए हैं, K लिए हैं और ये जो वो P लिए हैं और I और R की भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर तो इनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गई। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन मतलब हम डायरेक्टली इन दोनों में कन्वर्जन कर सकते हैं। हम tan थीटा को थीटा बोल सकते हैं, थीटा को tan थीटा बोल सकते हैं। ओनली हैपन्स व्हेन थीटा इज लेसर देन 15 डिग्री। ओके, ये एक अपनी बात है फॉर्मूला वाली। सो यहाँ पे मैं यही लिखूंगा क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 मतलब कुछ ऐसा होगा ना 0.001 तो 15 डिग्री से तो कम है।
तो मैं इनमें इंटर कन्वर्जन कर सकता हूँ। मतलब इधर टीटा, टीटे की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, के यहाँ पे मैं के ऐसे लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू टेन ऑफ के। सो मैं के इज इक्वल टू टेन ऑफ के डायरेक्टली लिख सकता हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सेम चीज़ है यू के साथ, आई के साथ भी कर सकता हूँ, पर आई के साथ मुझे नीड नहीं है डिराइव करने के लिए उसके। सो टेन ऑफ के की वैल्यू क्या थी, डी बी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस डी बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब एक और चीज़ कर देता हूँ मैं, एंगल P, ये जो P एंगल है माइनस Z की वैल्यू आ जाती है R। ये भी बाय फॉर्मूला है, बाय फॉर्मूला 9th में एक फॉर्मूला था ऐसा। तो P को भी मैं ऐसा, P भी एक छोटा एंगल है तो मैं इसको भी इंटर कन्वर्जन कर सकता हूँ ऐसे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे मैं इसकी जगह बस P लिख दूंगा। सो P इज इक्वल टू 10 ऑफ P डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन मैं बस इंटरचेंजिंग इनमें कर सकता हूँ। ये 10 ऑफ Z को भी मैं कर सकता हूँ, R को भी कर सकता हूँ, पर उसकी नीड नहीं है। ठीक है, सो P की वैल्यू क्या है, डी बी डिवाइडेड बाई बी सी माइनस इधर क्या है, डी बी डिवाइडेड बाई बी एफ इज इक्वल टू आर। अब हमारे ये दो फॉर्मूला हो गए। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, क्योंकि इस पेज पे थोड़ी घोच पोच हो गई, मतलब बहुत सारा कुछ लिख लिया। सो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या लिखूँगा, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ये मैंने बताया था ना, फुट ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला। ठीक है, सो फिर साइन ऑफ आई इंटू N1 इज इक्वल टू N2 इंटू साइन ऑफ आर। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये I और N भी I और R भी बहुत सब छोटे एंगल हैं, तो एक और फॉर्मूला दिया है हमें, साइन ऑफ टीटा इज इक्वल टू टीटा विदाउट रेस्ट्रिक्शन व्हेन टीटा इज लेसर देन 15 डिग्री। सो ये तो कुछ 0 पॉइंट की स्केल में, तो इनको भी हम सेम ऐसे साइन टीटा को मैं टीटा लिख सकता हूँ, मतलब साइन ऑफ आई को मैं सिर्फ आई लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा भी कि टेन ऑफ टीटा व्हेन टीटा इज 15 डिग्री। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हुई। N1 इंटू आई इज इक्वल टू N2 इंटू आर। आई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, आई की वैल्यू थी डी बी ए बी, डी बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई बी सी। और इसी हिसाब से इधर यहाँ पे क्या वैल्यू थी, डी बी डिवाइडेड बाई बी सी माइनस डी बी डिवाइडेड बाई बी एफ। फिर यहाँ पे हर जगह पे डी बी कॉमन है, देखो न्यूमरेटर में हर जगह पे डी बी है, तो मैं उसको बाहर ले सकता हूँ और इधर लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू डी बी इंटू N2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी एफ। ओके, डी बी से डी बी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब ये N1 और N2 को अंदर सब्सटीट्यूट कर लूँगा। अब देखो ये बी एफ वाली टर्म मैं इधर ले आता हूँ और बी सी, इन दोनों के डिनोमिनेटर में बी सी है तो ये मैं उधर ले जाता हूँ और ये बी एफ वाली इधर ले आता हूँ। सो ये माइनस था, इधर प्लस हो गया, N2 बी एफ इज इक्वल टू N2 बी सी माइनस
N1 बी सी दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं N1 AB प्लस N2 BF इज इक्वल टू N2 माइनस N1 BC। अब इधर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। BC की वैल्यू क्या है R, BF की वैल्यू क्या है V, और AB की वैल्यू क्या है U। बट यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड होता है लेफ्ट साइड, मैथमेटिकली हमें राइट रखने के लिए अपनी इक्वेशंस को, ये हम लेफ्ट साइड नेगेटिव लेते हैं। सो ये AB इज इक्वल टू माइनस यू होगा। अगर AB इज इक्वल टू यू लिख दिया ना, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। AB इज इक्वल टू माइनस यू लिखना है, ठीक है। सो N2 की BF की वैल्यू क्या थी V, और फिर इधर ये माइनस N1U, मतलब ये माइनस यू प्लस, मैंने ऐसे लिखा माइनस, फिर वो माइनस बाहर ले आया, तो ऐसे माइनस यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 ऑफ BC की वैल्यू क्या थी R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, मतलब वो ऐसे स्फेरिकल का रेडियस। चलो यही थी डेरिवेशन।